बनने के बाद सारी डैम में टूट चुकी थी, पानी कंट्रोल से बाहर आ चुका था, पूरे शहर में बाढ़ आ गया, यहाँ तक ही थे। लेकिन 3700 सालों बाद एक लड़के की आंख खुलती है और वह देखता है कि वो गुफा वैसे के वैसे ही है, क्योंकि पूरी जंगल में सिर्फ वही जगह था, इसलिए वो अपने लिए कपड़े का इंतजाम कर रहा था। उसने पेड़ की डालियों से अपने लिए एक कपड़े का इंतजाम करता है जो पुराने जमानों के आदिवासियों की तरह है, और चलते हुए वो एक पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी मूर्ति बन गई थी, और उस पेड़ में लगे जंगली घासों ने उसकी गर्लफ्रेंड को उसी में चिपका के रखा था सेफली। तभी ताइजू जोर से कहता है, तुम देख लेना यूजुरिहा, मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। तभी उसे एक पीछा करते करते अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है जिसका नाम होता है सेंकू, और वो उससे उसका हाल खबर पूछता ही है जब तक वो उसके गले मिलने लगता है। अरे बेवकूफ, दूर तो तुमने कपड़ा नहीं पहना, ध्यान से देखो तुम नंगे हो। तभी सेंकू ताइजू को कहता है कि तुम 3700 साल बाद जगे हो, और वो उसे सब कुछ बताता है कि वो पत्थर का मूर्त बनते हुए भी उसने हर एक सेकंड की गिनती की है। सेंकू ताइजू को अपने घर के पास लेके जाता है, जिस घर को उसने पिछले 6 महीनों से बहुत ही मेहनत मुशक्कत से बनाया था, जहाँ पर इमरजेंसी के लिए उसने कुछ खाने का इंतजाम भी किया था, और शिकार करने के लिए प्राचीन भालों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तभी वो डिसाइड करता है, सुनो ताइजू, मेरे अंदर ताकत नहीं है लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग कम है और ताकत बहुत ज्यादा। तभी ताइजू कहता, ठीक है, हम एक सिविलाइजेशन की तैयारी करते हैं, हम इस धरती को फिर से हरा भरा बनाएंगे, फिर से पहले जैसा। दोनों काम पे लग जाते हैं, मेहनत वाला आग का आविष्कार किया, मशरूम को पकाया और साथ में मिलकर खाया। और फिर एक दिन सेंकू ताइजू को लेके जाता है गुफा के अंदर, जहाँ पर पानी टपक रहा था, जिसको देख के ताइजू शॉक हो जाता है। तभी सेंकू सब कुछ समझाते हैं कि बेवकूफ सुनो, यही वो लिक्विड है जिससे तुम ठीक हुए, जिससे मैं ही ठीक हुआ हूँ, और हम इसी से सबको जगाने वाले हैं। वो दोनों उस लिक्विड को लेकर निकलते हैं ताइजू की गर्लफ्रेंड की ओर। उसकी गर्लफ्रेंड ठीक होने वाले थे, ये जानकर ताइजू बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को उतार कर जमीन पे लेके आता है ताकि वो कहीं गिर न जाए। तभी पीछे से कुछ जंगली जानवर यानी कि शेर आता है और उन्हें दौड़ाता है, और शेर इतना ताकतवर था जिसका सामना ये दोनों कभी नहीं कर पाता, और अगर सिविलाइजेशन को बढ़ाना है तो इसे एक ऐसे मॉन्स्टर की जरूरत है जो शेरों को पछाड़ सके। तभी वो डिसाइड करते हैं वो अपने क्लासमेट को जगाएगा जो एकदम पावरफुल है। वो लोग उसके ऊपर लिक्विड को डाल देता है, धीरे धीरे उसका पत्थर पिघलने लगता है और वो जाग जाता है, और वो जागते ही निहत्ते सारे के सारे जानवर को एक झटके में पछाड़ देता है, जिसमें से एक शेर भी था और बाकी हिरन भी थे। आज तुम ये सब देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि तुम पुराने जमाने में आ गए जहाँ से इवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। ताइजू इसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसका नाम है सुकासा, और इसे बुरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ये उन मूर्तियों को तोड़ेगा यानी कि लोगों की हत्या करेगा। लेकिन फिलहाल ये कहता है कि शिकार का काम तो मुझ पर छोड़ देना, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम्हें शिकार के लिए कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ सुनकर ताइजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और सेंकू ताइजू और सुकासा को लेकर अपने घर पे जाता है और वहाँ पर रखे हुए सारे सामानों को दिखाता है। इन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि एक मेहनत का काम करेगा और एक दिमाग का, और सुकासा शिकार का काम करेगा क्योंकि इसके अंदर एक मॉन्स्टर लेवल पावर है जो अकेले न जाने कितने भेड़िए कितने शेरों को पछाड़ सकता है। सुकासा के इस टीम को ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा हेल्प हो रही थी इन दोनों की। वो जानवरों को मारता, मछलियां पकड़ता और साथ में बैठ के पकाता और खाता। तभी यहाँ पर एक डील होती है जिसमें कहता है सुकासा, सुने से उनको, क्या तुम सभी लोगों को जगाने वाले हो, जो लोग बुरे हैं उसको भी? इतना बोलते ही वो जाता है और एक पत्थर पे मारता है अपना मुक्का, और उसके नीचे से एक लड़की की मूर्ति को निकाल कर ऊपर लेके आ रहा है। तभी ताइजू कहता है कि हम इंतजार किस चीज का कर रहा है, हमें सिविलाइजेशन को बढ़ावा देना है। तभी सेंकू कहता है हमें सबसे पहले चूने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें ढेर सारे पत्थर लाने होंगे समंदर के किनारे से। ताइजू ढेर सारा पत्थर इकट्ठा करके लाता है और उसे कूट कूट कर एकदम नमक की तरह बना देता है, लेकिन असल में तो वो चूना था जिसे पकाने के बाद वो लोग अपना घर का प्लस्तर करवाता है। और अब रात हो चुकी थी, लेकिन सुकासा का एक ही सवाल था, क्या तुम अब भी सारे लोगों को जगाना चाहोगे, जो लोग बुरे हैं उसको भी? सेंकू कुछ भी नहीं कहता, और रात के सबके सोने के बाद वो साइंस के हथियार बना रहा था, क्योंकि उसके पता है उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन सुकासा ही है जो अभी उसका दोस्त है। अगले दिन दोनों में थोड़ी बहुत बहस फिरती है उसी बात को लेके, क्या तुम सभी को जगाना चाहोगे जो लोग बुरे हैं उसको? तभी सेंकू उसे उस राज को बता देता है जिस लिक्विड से लोगों को ठीक किया जाता है, और सुकासा उस लिक्विड को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसे ताकतवर लोगों की एक फौज खड़ी करनी है। और वो उस गुफा में जाता है जहाँ से वो लिक्विड आ रहा था। उस लिक्विड को हाथ पर लेने से उसे पता चलता है कि ये नाइट्रिक एसिड है। वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो तो एक हत्यारा है, क्योंकि रास्ते में खड़े मूर्तियों बच्चों को वो मार रहा था, क्योंकि इसके हिसाब से ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए। इधर सेंकू ताइजू की गर्लफ्रेंड के ऊपर वो लिक्विड डाल चुका होता है, और डालते ही उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में पकड़ लेता है, और ये उसे 3700 साल बाद मिलता है, इसलिए वो उसे देख कर रोने लगता है। इधर सुकासा पूरी तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि वो उसे ठीक करने वाला है, और इधर इन सबकी फटी हुई है क्योंकि उसे सच जान चुका है। सुकासा को जैसे ताइजू देखता है, ताइजू उसके ऊपर हमला करता है, और सुकासा मन ही मन में सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्या पता आगे भी दे दे, इसलिए इनका खत्म होना बहुत जरूरी है। इतने में सेंकू अपने साइंस का हथियार निकालता है और उसके ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन सुकासा उसको पकड़ लेता है और वो उसे जमीन में गाड़ देता है। फाइट खत्म होने के बाद ये दोनों वहाँ से भागते हैं सीधा बुद्ध के मूर्ति की ओर, क्योंकि इन लोगों को चाहिए बंदूक हथियार, क्योंकि उसकी ताकत के सामने ये लोग नहीं जीत पाएगा। और बारूद बनाने के लिए पीतल चाहिए जो इस मूर्ति से ये निकाल लेगा। अब वहाँ से पीतल लेने के बाद ये दोनों नदी के रास्ते सीधे ज्वालामुखी के पत्थर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का पत्थर गर्म होता है, इसलिए उस गर्म से बारूद बनाया जा सकता है जो बंदूक के गोली का काम करेगा। अब ये लोग रेसिपी को साथ में मिलाते हुए पूरी तरह रेडी है, बारूद बन चुका है। इधर ताजू एक पत्थर को दूसरे पत्थर की ओर मारने वाला था ताकि बम ब्लास्ट हो। तभी युजुहारा उसे रोकती है और साइको कहता है कि रुक जाओ, हर पत्थर में आग नहीं निकलते, आग
निकलने वाले पत्थर में मेटल होता है, तभी उसमें से चिंगारियां निकलती है। लेकिन इस पत्थर के अंदर बारूद था, इसलिए वो उसे मारता है जोर जोर से। और अब वो पत्थर घिस चुका था, वो बम की तरह फटने ही वाला था। और थोड़ी देर बाद सुलगने के बाद वो पत्थर फट जाता है और इन लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल होता है। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होते हुए देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी सेंकू देखता है कि जंगल में दूसरी ओर भी धुआं निकल रहा है। ऐसा क्यों? इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सेंकू कहता है, लगता है इस पूरी दुनिया में हमसे पहले भी कोई जाग चुका है और वो हमारा इंतजार कर रहा है। और हमने अभी अभी जो बम फोड़ा है वो उसका जवाब है कि वो जिंदा है। वो उसे आग को तेज करने के लिए कहता है। और इधर सुकासा की नजर भी सेंकू वाले धुएं पर पड़ चुकी थी, ना कि उस लड़की वाले धुएं पर। सुकासा पीछे से पहुंचकर युजुरुहा को अपने गिरफ्त में करता है। तभी सेंकू कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा। और इधर सुकासा मना करता है, तुम साइंस को छोड़ दो और मेरे साथ शामिल हो जाए। लेकिन ये साइंस को छोड़ने वाला नहीं है। ये मुस्कुराते हुए मना कर देता है और उधर उसकी गर्दन उतर चुकी होती है। लेकिन असल में उसकी गर्दन उतरी नहीं थी, वो बस थोड़ा सा बेहोश हुआ था। इधर सुकासा जो सेंकू को मजबूर कर रहा था कि वो साइंस को छोड़ दे। तभी हमें सेंकू के पुराने दिन दिखाई देते हैं जिसमें वो स्कूल में था और उसका ड्रीम स्पेस में जाने का था, इसलिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक दिन उसके फादर ने उसे एक ऐसी चाबी दी जिस कमरे के अंदर साइंटिस्ट बनने के लिए जो भी चाहिए थे वो सब थे। सेंकू हर रोज छोटे से छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता था और हर बार अपने आप को अपग्रेड करके अपने स्किल को बढ़ावा देता था। और एट द एंड उसने एक रॉकेट बनाई जो कि पहले एक्सपेरिमेंट में ही फट गया। और ये देखकर वो उदास बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला था। इस बार वो पूरी मेहनत से बनाता है एक नया रॉकेट और उसमें अपने तीनों दोस्तों के साथ अपनी अपनी एक मूर्ति को बैठाना चाहता था। वो लोग रॉकेट को लेकर उसी जगह पे जाते हैं और शिफ्ट करने के बाद बटन दबाते ही रॉकेट ऊपर जाता है और हम देख पाते हैं कि ये वाला रॉकेट एकदम सेफली ऊपर की ओर जा रहा है स्पेस में। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो भी रॉकेट फट जाता है। इधर सेंकू और उसके साथी दोनों ही बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी सेंकू कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब सफल हो गए, क्योंकि हमारे वो 3 टॉयज जा चुके हैं स्पेस के बाहर। ये सब याद करने के बाद सेंकू तुरंत मना करता है कि मैं साइंस को कभी नहीं छोड़ने वाला। तभी सुकासा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हड्डी मोड़ दूंगा। और इधर ताइजू उस आग को बढ़ावा देने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना आया था। जैसे उसे पता चलता है खतरा है, वो तुरंत भागता है और वो अपने दोस्त सेंकू को बचाने के लिए निकलता है जब तक वो उसे मार दिया था। वैसे सुकासा बहुत पावरफुल है, लेकिन साइंस के आगे इसकी कोई औकात नहीं, इसलिए ये इसे मार दिया। ये देखकर ताइजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी युजुरुहा करती है, ताइजू ठंडे दिमाग से सोचो। ताइजू एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और उसे सुकासा की ओर फेंकने वाला होता है। फिर से युजुरुहा कहती है, शांत हो जाओ ताइजू, रुक जाओ। लेकिन ताइजू उस पत्थर को उसके सर के ऊपर से फेंकता है और जैसा कि उसके प्लान के हिसाब से हुआ था, क्योंकि युजुरुहा ने बोला था ठंडे मिजाज से करने को, वैसे ही युजुरुहा इधर से वो बारूद फेंक देता है जो इन लोगों ने अभी तक बनाया था। लेकिन सुकासा के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, उसके आग की लपटों में लपेटे हुए जब तक ये लोग भाग रहे थे। सेंकू इसके गोद में था और युजुरुहा पीछे। वो बोल रही थी, स्पीड चलो थोड़ा। ताइजू खुश था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा पाया। वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन वो मरा हुआ था। सेंकू की सांसें नहीं चल रही थी। ये देखकर ताइजू बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। तभी ताइजू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अभी हमें साइंस का एक सिविलाइजेशन तैयार करना है। और हमें फ्लैशबैक देख पाते हैं बिल्कुल नारुतो की तरह, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेंकू आखिर कैसे आजाद हुआ था उस पत्थर से। और पत्थर से आजाद होने के बाद उसने उस जगह को पत्थरों से घेर दिया था, क्योंकि सेंकू एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसके रिसर्च में काम आएगा। और पत्थरों को उसने जमीन में गाड़ दिया। बंदर देखकर बोल लेता है, अरे चमकीला बंदर, जरा देखो इसके शरीर पर तो एक भी बाल नहीं है। वो लोग इसे देखकर भाग जाते हैं और सेंकू अपने लिए कपड़े का इंतजाम करता है जो पत्तों से बना होता है। सेंकू को टाइम गिनते गिनते याद नहीं था, इसलिए उसने पेड़ पर लिख दिया। और ये सब होते हुए बंदर देख रहे थे। और अब सेंकू को आग जलाना था क्योंकि उसे खाना बनाने के लिए, वरना वो भूखा मर जाता। और ये सब करते हुए भी बंदर देख रहे थे। उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारे पत्थर तोड़ डाले, जब जाकर उसे एक छुरी मिला। और अब उसे चाहिए एक कुल्हाड़ी जिससे कि वो अपना काम कर सके, जिसके लिए वो पत्थरों की हेल्प से एक कुल्हाड़ी बनाता है और रस्सी के बेट। कुल्हाड़ी से पैर की टहनियों को काटकर गर्माहट देते हुए उसकी बॉडी ठंड पड़ गए थे, इसलिए उसने आग का आविष्कार किया। ये सब देखते हुए बंदरों की तो पतलून गीली हो गई थी। वो पैर काट रहा था ताकि वो घर बना सके। इतने में उसकी नींद खुलती और वो देखता है कि युजुरुहा उसके पीछे एक बड़ा डंडा बांध रहे ताकि उसका गर्दन सीधा रहे। और जिस रुमाल से उसका गर्दन बांधा था वो उसे दिक्कत दे रहा था, लेकिन वो आगे निकल पड़ता है। इधर ताइजू फुल जोश में सेंकू के साथ होता है और वहीं सुकासा अपनी टीम बढ़ा रहा होता है। ताइजू सेंकू को बहुत मिस करता है, इसलिए वो रिटर्न आके उसे हाय बोलता है। लेकिन ताइजू जा चुका था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो चिल्ला के बोलता है कि हम जरूर करेंगे, हम एक नया सिविलाइजेशन तैयार करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सेंकू देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की दबी हुई है। वो उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत नीचे जाता और देखता है कि वो बुरी तरीके से घायल है और वो उसे अंदर से निकालता है और वो लड़की उसे निकाल के बाहर लेके जाती है। यानी कि वो लड़की उसे अपने गांव की ओर लेके जाती है और उसके गांव के गेट पर 2 पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे और सेंकू को बाहरी समझ के ये पहरेदार उसके ऊपर हमला करते हैं। छोटा वाला थोड़ा चालाक होता है, लेकिन बड़ा वाला तो उससे भी ज्यादा गुस्सैल होता है। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक घमासान युद्ध होगा। तभी छोटा पहरेदार एक जादू करता है और उस जादू में से नीली नीली रोशनियां निकलता है। उसे लगता है कि सेंकू इसको देखकर डर जाएगा। तभी सेंकू कहता है कि ये एक नाइट्रिक एसिड है जिसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने से ये फटता है और इसके अंदर से फ्लेम निकलता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी वो पहरेदार उसे अपने घर पे लेके जाते हैं, जहाँ पर बताता है कि इसके अंदर रखे हुए अजीब अजीब सी चीजें जो एक बच्चा बचपन से इकट्ठा करता आ रहा है और उसे अपने घर से और उन सामानों से बहुत ही ज्यादा लगाव है। और सेंकू ठहरा साइंस, वो इंटरेस्टिंग चीजों के पीछे बहुत जल्दी भागता है। वो बिना कहे उसके घर के ऊपर चढ़ जाता है। रुको, वो मेरा घर है, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मना किया गया है ना, मत जाओ। तब तक सेंकू अंदर घुस चुका था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी क्योंकि उसके काम के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और एक सिविलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। इसलिए वो छोटा पहरेदार और ये बंदा दोनों दोस्त
बन जाता है। रात को दोनों एक एक चीज को अच्छी तरीके से देखते हैं, उसमें से कुछ फालतू होता है तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे के लिए वादा करते हैं कि ये मिलकर साइंस को बढ़ावा देंगे, एक साइंस का साम्राज्य खड़ा करेंगे। अगले दिन गाँव वालों को पता चलता है कि एक पहाड़ी इस देश में घुस आया है। ये सुनकर मुखिया जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और मुखिया जी को मनाने के लिए हो सकता है कि इसकी बेटी जो बीमार है उसके लिए सेंकू दवाई बनाए और उसमें उसकी बहन उसका पूरा साथ देगी। लेकिन उस कैप्सूल के बारे में जितना ज्यादा सोचना आसान है उससे यही ज्यादा इसको बनाने में मुश्किल आएगी। अगले दिन छोटू इसको एक मैग्नेट लाकर देता है, जिसे देखते ही सेंकू के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उस लड़की के साथ नदी में कूद जाता है। लेकिन वो देखता है कि रूरी इससे पहले ही आ चुकी थी और वो मैग्नेट से लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच के इकट्ठा कर रही थी। वैसे तो इसका नाम रूरी है, लेकिन इसकी ताकत एकदम गोरिल्ला जैसी है। अब रूरी सब कुछ अकेले कर रही तो ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना आराम किया जाए, लेकिन रूरी इन दोनों को ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। और ये दोनों हाफ आदिवासी और हाफ मेंटल दोनों नंगे होकर सीधे पानी में कूद जाते हैं। सेंकू मैग्नेट से लोहे के कणों को इकट्ठा कर ही रहा होता है कि उसे एक तरबूज तैरता हुआ दिखाई देता है और वो देखता है कि वो तरबूज नहीं बल्कि उसके अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आती है और ऐसे वो आकर डराती है जैसे कि मत पूछो, इन दोनों की तो पतलून गीली हो जाती है। असल में ये छोटी बच्ची बहुत प्यारी है, ये सबके काम आना चाहती है, इसलिए आज से हम इसके काम को लेकर नाम रखेंगे जासूस। अगले दिन मेटल इकट्ठा करने के बाद वो सब भट्टी में जला जाते हैं। कुत्ते जैसे फुर्ती और गधे जैसी मेहनत करने के बाद छोटी जासूस से लेकर गोरेला यूडी तक बेहोश हो जाती है। अब पूरी तरह रात हो चुकी थी, पूरा गांव और जंगल दोनों सुनसान था, लेकिन पहरेदार अब भी पहरेदारी कर रहे थे। अगली सुबह भट्टी को कोर के देखा जाता तो वो मेटल पूरी तरह के बारूद बन चुका होता है और सेंकू की मेहनत उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी सेंकू देखता है कि छोटी जासूस कुछ कर रही है, जो एक पैड के साथ एक बाल लेकर खेल रही थी। तभी सेंकू के दिमाग में फटाक से एक और आइडिया आता है और वो हर एक को ऑर्डर देता है, मुझे ये चीज चाहिए, जहाँ भी हो वहाँ से लेके आओ। अगले दिन सबके सब खेत में पहुंचते हैं और उस चीज को इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसमें माहिर कौन थी? वही गोरेला यानी कि यूरी अपनी पावर से वो सबको एक साथ इकट्ठा कर सकती थी। अब ये अनाज मिलने के बाद सेंकू के पास एक और नया आइडिया आता है और वो उन बालों को पीटता है पत्थर पे और उसको एक मटके में डालकर एक बड़े से घड़े के अंदर डाल देता है और उसके बाद उसको पीसता है और सब दबा के मेहनत कर रहे थे, क्योंकि इस बार जो बनने वाला था वो किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि इस बार जो सेंकू बना रहा था वो पूरे गांव वालों के लिए पहली बार का ऐसा खाना था जिसे बोलते हैं रामेन, और रामेन बनके तैयार हो चुका था। सेंकू के मुंह में पानी तो आ ही रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उन गाँव वालों के मुंह में, क्योंकि उन सब के लिए ये पहली बार था और एक एक बंदे को इसका टेस्ट कराया जाता है। हर कोई इसे खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सेंकू इसको गिफ्ट के तौर पर गाँव के मुखिया के लिए भी लेके जाता है। और गिफ्ट तो बस एक बहाना था, बल्कि उसे अपने कंट्रोल में लाना था। यूरी ये सब समझ के बहुत बुरा मानती है, क्योंकि वो उसका बाप था। सेंकू निकालने में होता और छोटा सांची एक एक को पास पहुंचाने में। खुशबू और टेस्ट इतना धाकर था कि एक दूसरे में मार पीट जाती है। लेकिन तभी सुकासा का एक आदमी पीछे से आता है और यूरी की नजर इसके ऊपर पड़ते ही वो उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है। तभी वो बहरूपिया बोलता है, मैं तुम लोगों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे रामेन का टेस्ट इतना खतरनाक था कि मैं भी इम्प्रेस हो गया। सेंकू को दाल में कुछ काला नजर आता है, लेकिन वो उसे फिलहाल के लिए इग्नोर करता है और अपने साइंस के साम्राज्य को काम पे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। और अब उसे जरूरत थी एक मैग्नेट करंट पावर की, जिसके लिए वो जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ पर निकलता है, जहाँ से आसमान के बादल बहुत ही करीब होते हैं। तभी यूरी एक पहरेदार का भाला लेती है और ऊपर से सीधे पत्थर के अंदर गाड़ देती है और उसके ऊपर उस मैग्नेट को बांध देती है, जिससे कि आसमान की कुछ बिजलियां उसके अंदर आती है। इसकी बिजली को देखकर गांव वाले से उसे लेकर पहरेदार तक की फट जाती है। और इतना सब कुछ मेहनत इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सेंकू को एक लाइट बल्ब बनाना था, बिल्कुल जापान के पुराने चीजों की तरह। उसके पास बिजली आ चुकी थी, इसलिए वो पूरा काम स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि उसका लाइट बनके तैयार हो चुका था, जिसकी रोशनी बंदरों से लेकर जानवरों तक को लुभाता है। और वो बहरूपिया जिसके ऊपर सेंकू को शक हो रहा था, उसे कोई पीछे से हमला करता है और हमला इतना खतरनाक था कि वो जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरते उसके ऊपर भाले का इस्तेमाल करके उसके पेट में मारा जाता है। गांव वाले उसे बचाने के लिए आते हैं जब तक वो सारे आतंकवादी भाग चुके होते हैं, लेकिन ये बहरूपिया मेंटलिस्ट इतना कमजोर भी नहीं था। उसने अपने को सेव करने के लिए बहुत पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने अपने पेट में एक कपड़े का गद्दा बांध रखा था। उसी रात को सेंकू उसका इलाज करता है। जख्म कुछ ज्यादा गहरा नहीं था क्योंकि उसने दिमाग लगाया था। अगली सुबह सेंकू दातून कर रहा था और यूरी अंगलाई ले रही थी। तभी हमारा छोटा जासूस आके उसको खबर करता है कि गांव में एक बहुत ही बड़ा जो जीतेगा वो गांव का मुखिया बनेगा और गांव के मुखिया की बेटी से शादी करेगा। ये सब सुनकर सब अपने अपने ओर निकल जाता है। तभी मेंटलिस्ट करता है, सुनो सेंकू, देखो तुम बीमार हो और तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल मेंटलिस्ट को कोका कोला बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो उसकी डिमांड तो रख देता है, लेकिन गाँव के सभी लोग आपस में भिड़ के हुए उस खेल की तैयारी कर रहा था जिसमें गाँव का मुखिया चुना जाएगा। और इधर सेंकू नए ग्लासेस बनाने की बात ही कर रहा था। तभी उसकी नजर छोटे जासूस पर पड़ती है और वो उसका मुखौटा हटा देता है और हम सब देख पाते हैं कि आखिर ये छोटा जासूस कितना प्यारा है। लेकिन फिर देखते हैं कि उसका ये अजीब सा मुंह देखकर सब शौक हो गया। असल में इसको आंखों से धुंधली दिखाई देता है और जब ये तरबूज पहनती है तो इसे फ्रेश दिखाई देता है। तभी सेंकू डिसाइड करता है कि हाँ, हमें यही वाली ग्लासेस बनाने चाहिए। हम सबसे पहले अपने छोटे जासूस की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और वो सबके साथ पहाड़ के ऊपर निकलता है जहाँ पर वो मेटल्स को ढूंढता है। वो लोग मेटल ढूंढ रहे थे और रात को आकर यूरी उन पत्थरों को पीस रहे थे, फिर रात को पकाया जाता है। तभी सेंकू को उसको अपने दोस्त ताइजू की याद आ जाती है और वो याद करते करते काम कर रहा होता है, लेकिन आखिर में वो मेटल तैयार भी हो गया। वो उसे छोटे जासूस की आंख पे लगा के देखता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है और उसको सही करने के बाद उसके उस हेलमेट पे चिपका दिया जाता है और वो उसको लेके खाली
खाली जंगल की ओर, मैदान की ओर निकलता है जहाँ पर उसका टेस्ट होगा। और छोटे जासूस को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सब लोग फिर से काम पे लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक साइंस का साम्राज्य खड़ा करना है और छोटा जासूस उसमें बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा था। और अब इन लोगों को एक बल्ब तैयार करना था क्योंकि मेटल और करंट तो उसके पास था ही, लेकिन कई सारी कोशिशों के बाद भी ये लोगों से बल्ब नहीं बन पा रहा, इसलिए गाँव के कारीगर की जरूरत होगी। और ये बंदा उसे बांध के लेके आता है और हाथ जोड़ के प्रेयर करता है कि आप मेरी मदद करो, लेकिन ये मना कर देते हैं। तभी सेंकू और वो लड़का दोनों मिलकर अल्टर बटर बनाने लगते हैं। वो जानबूझकर डंडों को उल्टा घुमाते हैं ताकि ये उस बूढ़े को गुस्सा आए क्योंकि उसकी कारीगरी की बेइज्जती ये नहीं देख सकते। और एट द एंड हम देख पाते हैं कि कसैकी दादाजी को पूरा गुस्सा आ चुका था। वो एकदम पावड़ में आ चुके थे और वो काम पे भी लग जाते हैं। और वो एक कारीगर है इसलिए वो सबसे पहले लैब में काम आने वाले ग्लासेस को बनाता है जो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। और कसैकी दादाजी के आने के बाद काम पूरा दुगना हो चुका था। सेंकू सबसे पहले अपना लैब तैयार करता है और उसमें रखे हुए इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ऐसे अगर सिविलाइजेशन को फिर से पुरानी तरह बनाना है तो बहुत मेहनत होगी। और तभी साइंस टीम एक नए मिशन की ओर निकलती है जहाँ पर इन लोगों को हो सकता है कि मौत से भी खेलना पड़े। सेंकू की ये सारी बातें सुनकर उसके टीममेट्स तो पूरी तरीके से घबरा चुका था। और यहाँ पर जो ये लड़का इतना धीमे चल रहा है अपने भाले को आगे लेते हुए, वो एक जहरीली गड्ढे में जा रहा है जहाँ पर जहरीली पानी है जिसका धुआं इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर वो इस भाले को छुएगा तो ये भाला काला हो जाएगा क्योंकि इसका भाला चांदी का बना हुआ है न कि मेटल का। और यही वजह है कि वो इतनी सावधानी से और अपने भाले को आगे की ओर लेके चल रहा है क्योंकि इसे सेंको ने ऑर्डर दिया था। और वो लोग इस नदी के पास पहुंच जाते हैं और नदी के पास पहुंचते ही वहाँ का माहौल इतना ज्यादा डेंजरस हो गया था जिसको देखकर सबकी मुंह निकल जाती है। एक लड़का तो नदी के अंदर भी गिरने वाला था, लेकिन साइंस टीम के एक मेंबर ने उसे बचाया और भाले के काले होने से पहले उन लोगों ने वो गैस को इकट्ठा कर लिया था और एक बोतल में पैक करने के बाद उन लोगों का मिशन भी पूरा हुआ। अब वो लोग तुरंत गाँव निकलते हैं और उसके साथ अपना काम शुरू कर देता है क्योंकि यूरी की बहन की तबीयत डे बाई डे बिगड़ती जा रहे थे और अगर सेंकू को उसे सही करना है तो उसे दोगुना काम करना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन वहाँ पर वो लड़ाई होने वाली है जिससे गाँव का नया मुखिया और यूरी की बहन का पति ढूंढा जाएगा। पहला मैच होता है गाँव के खतरनाक लड़के और एक चेंबू में। जो बड़ा वाला पहरेदार था एक की ताकत तो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि पीठ पर ढाल लिए जो पहरेदार फाइट कर रहा है उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और इन दोनों की फाइट पूरी तरह से एक तरफा हो गई है क्योंकि इसे दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले पंच में ही ढेर हो जाता है। और यहाँ ये लड़का जमीन पर लेटा अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन हमारा छोटा जासूस ये सब नहीं देख पाता है और अपने आप को नचाते हुए अपना हेलमेट उसकी ओर फेंक देता है। गाँव के लोग समझ नहीं पाते हैं और ये समझते जब तक हेलमेट उसके पास पहुंच चुका था। और हमारा पहरेदार भी किसी से कम नहीं, वो उड़कर अपने सर के अंदर लगा लेता है। आई नो कि उस हेलमेट को पहनने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की पावर आ गई क्योंकि उसे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। एक तरफा चल रहा ये फाइट अब बराबरी का हो गया था और इसने उसे हरा भी कब दिया पता भी नहीं चला। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा ईमानदार है कि मत पूछो यार। ये गांव वाले को ओपनली बता देता है कि अगर ये हेलमेट मेरे हाथ में नहीं होता या फिर मेरे सर पे नहीं होता तो मैं ये गेम कभी नहीं जीत पाता, इसलिए इस जीत का विनर है यही बंदा। वो मुखिया जी को अपनी सफाई दे रहा था जबकि पीछे से उस बंदे ने बेईमानी से उसके सर फोड़ दिया और उसके सर के साथ साथ उसका हेलमेट भी। अब अगला राउंड डेंजरस नहीं बल्कि एकदम पिद्दी वाला था। अब एक बैट से कौन हारता है यार, उससे अच्छा तो मैं खेल लेता हूँ, तुम खेल लेते हो। लास्ट फाइट होने वाली थी जो कि एकदम डेंजरस थी जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसमें आने वाला था सेंकू। और तुम यकीन मानो सेंकू गेम को जीत भी चुका है। वो वहां से जितनी सारी सड़ी हुई शराबें थी उन सबको मांगता और वहां से लेके तुरंत भाग जाता है क्योंकि उसे उसकी बहन के लिए दवाई बनानी थी। और यूरी जो मुखिया जी की छोटी बेटी है वो भी उसमें उसकी मदद कर रही थी। दवा बनाने के लिए वो सब निकलते झरने के पास जहाँ पर मेंटलिस्ट दबे पांव भाग रहा था। तभी कसैकी दादाजी ने उसे पीछे से खींचा। ऐसा करते हुए देख कसैकी दादाजी बहुत ज्यादा नाराज हो और ये देखकर मेंटलिस्ट की हालत खराब और वो बेचारा चुपचाप से काम पे लगता है क्योंकि उसे रात को मिलने वाला था कोका कोला। तू सेंकू इसके लिए कोला बनाया और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। दवा तैयार करने के बाद सेंकू सीधा मुखिया जी की बेटी के पास पहुंचता है और वो उसे तुरंत वो दवाई खिला देता है। दवाई खिलाते हुए पूरे गांव के लोग देख रहे थे क्योंकि सेंकू एक आउटसाइडर जो था। तुम कहाँ देख रहे हो, ध्यान से ऊपर देखो दवाई की तरफ। दवा खिलाने के बाद सेंकू थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता है, यूं समझो जैसे कि टोटका। गांव वालों को शर्म आ रहा था और सेंकू थोड़ा भोटी हो रहा था। दवा खिलाने के बाद वो अपने घर पे जाता है। तभी आधी रात को जासूस एक खबर लेके आता है, सुने सेंकू मुखिया जी की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसका इल्जाम वो लोग तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि तुमने उसे दवाई दी है। सेंकू पहुंचता है मुखिया जी की बेटी के पास और वो बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी है और वो बोलता है ये लास्ट दवाई और इसकी बीमारी दूर। तभी मुखिया जी सेंकू को एक पंच लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी छोटी बेटी उसे रोक लेती है और वो कहती है डैड ये बुरा आदमी नहीं है, ये तो बस हमारी बड़ी बहन की मदद कर रहा था। और अगले दिन ये सब ठीक भी हो जाता है यार। ये सब देखकर दोनों बहनें आपस में रो रही थी, गाँव के सारे पूरे लोग भी रो रहे थे। और तुम मानो ना मानो मुखिया जी भी सेंकू के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और एट द एंड सेंकू को इस गाँव का मुखिया बना दिया गया क्योंकि वो रिटायर हो गए थे ना। समझो यार थोड़ा सा। स्पेस एजेंसी में काम करने वाले सारे स्पेसमैन जो हमारी धरती से बाहर रहते हैं और तुम उसे तभी देख पाओगे जब तुम्हारे पास टेलीस्कोप हो। वहाँ पर लोग दबा के मजे कर रहे होते हैं। तभी सेंकू का बाप बोलता है तुम्हें गाना गाने का शौक है, तुम इतना अच्छा कैसे गा लेती हो? अरे मैं वो बचपन से ही गाना गाने का मुझे बहुत ही ज्यादा शौक था इसलिए मुझे इतनी अच्छे से गाना आता है। अब देखो स्पेस में और कुछ हो या ना हो लेकिन मस्ती तो दबा के होती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होते ही नहीं। धरती पर इसलिए है क्योंकि न्यूटन ने बोला था। वहाँ पर सब मजे करते हैं, हवा में उड़ते हैं, हवा में खाना खाते हैं। यहाँ न्यूटन की माँ की आंख और लोग वहाँ पर लटक लटक के गाना भी गाते हैं। तभी एक लड़का देखता है कि हमारी नीली धरती हरे रंग में बदल
बदल रही है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये नीली रोशनी आ कहां से रही है। और हमारे धरती का हर एक इंसान भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। हमारा पूरा प्लेनेट ग्रीन ब्लू रंग का हो चुका था। अंदर बैठे लोग सिग्नल्स मिला रहे हैं, किसी के साथ सिग्नल्स भी नहीं लग रहा। अचानक पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने फोटोज वीडियोस को पोस्ट करना बंद कर दिया है। तभी एक बंदा पीछे से बोलता है, जितने भी लाइव कैमराज चल रहे हैं उन सभी को चेक करो। और लाइव कैमराज में हमें दिखाया जाता है कि पूरी धरती पूरी तरह से पत्थर की बन चुकी है। स्टेडियम से लेकर बाहर तक की पूरी धरती पूरी तरह से पत्थर की बन चुकी है। और अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें नीचे जाना चाहिए, हमें देखना है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। वो लोग लैंडिंग करते हैं, लेकिन लैंडिंग करना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरह करके समंदर में लैंड करवाया। लेकिन लैंडिंग भी उन लोगों की सही से नहीं हुई थी, क्योंकि उनका सिर्फ उल्टा हो चुका था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अंदर पानी जाने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि नाव से सेंकू के पिता आते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, और उन्हें बचाकर समंदर के बाहर एक छोटे से टापू पर छोड़ देते हैं। और पत्थर के बने इस दुनिया को देखकर पूरी लोग इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें एक आस थी कि आखिर एक न एक दिन सेंकू जगेगा, और ऐसा ही होता है, क्योंकि तब से लेकर अभी तक 3700 साल बीत चुके हैं। मुखिया जी की बेटी ने ये सब बताया, उसके बाद सेंकू शॉक हो जाता है। लेकिन वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी कहानी है। तभी यूरी बोलती है, अरे बाप रे, इसका मतलब सेंकू हमारा रिश्तेदार है। और हवेली के बाहर अखाड़े में सभी लोग मजे से पार्टी कर रहे थे। तभी मुखिया जी की बेटी कहती है, सुनो सेंकू, चलो कहीं घूम के आते हैं। गाँव का मुखिया बनने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे थे, क्योंकि वो सेंकू का राज्य था। वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, और जंगल में जाते जाते वो उसे बताती है कि कैसे उस कहानी वाले किताब में एक औरत जिसके 2 बच्चे थे, उसका बाप मर गया था, और पत्थर बने इस दुनिया में उन्होंने 2 बच्चों को कैसे जन्म दिया, वो इस सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। और उसके पिता के मरने की वजह थी एक बीमारी जो उसके अंदर अभी भी है। और उन्होंने अपने मरते वक्त पर बहुत अच्छे से मुस्कुरा के कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। स्पेस एजेंसी में काम करने वाला सेंकू का बाप, जो अपने उस स्पेस क्राफ्ट को टूटते हुए देख रहा था, तभी वो लड़की सेंकू को एक कब्रिस्तान में लेकर जाती है, जहाँ पर 3700 साल पहले तक से अभी तक का हर एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके अंदर उनकी हड्डियां भी नहीं थी। और ये सब केवल एक रहस्य बन के रह चुका था। तभी आधी रात को गांव के ऊपर सुकासा के लोगों ने हमला कर दिया, और हम देख पाते हैं कि सुकासा की टीम में एक से बढ़ के एक दिग्गज भरे पड़े हैं। और हमारा पहरेदार अपने गांव की रखवाली करते हुए अपना भाला चलाकर उन लोगों को मारता है। लेकिन उसके भाला फेंकने से पहले उसे किसी और का भाला आकर लग जाता है, और वो भाले की लगने की वजह से पुल के नीचे लटक चुका था। तभी एक औरत छोटे पहरेदार को ऑर्डर देती है, पुल के ब्रिज को काट दो। छोटा पहरेदार ब्रिज को काटने जा रहा था, लेकिन वो काट नहीं पा रहा था। अचानक से वो रुक जाता है और रोने लगता है। तभी सेंकू एक दिमाग लगाता है, वो बांस के बैम्बू में कोरे बहुत बारूद भरता है और आग जलाकर उनकी ओर मारता है। लेकिन असल में वो बॉम्ब नहीं बल्कि एक फटाका था, क्योंकि पीछे से इस लड़के ने जो पत्थर मारा है वो उन लोगों को लगेगा कि ये बॉम्ब है। और बॉम्ब के फटने की आवाज सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी मेंटलिस्ट कहता है, सुनो सब लोग, इन लोगों के पास सैकड़ों हजारों करोड़ों में बॉम्ब की संख्या है, भागो यहाँ से वरना एक भी जिंदा नहीं बचोगे। वो सभी लोग भाग जाते हैं, और पहरेदार जिसे वो भाला लगा था वो अब ठीक हो चुका था। ऐसा सिर्फ कहने में ठीक लगता है, क्योंकि वो जिद पे अड़ा था कि वो पहरेदारी अब भी करेगा। लेकिन उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था जिसको वो खुद सहन भी नहीं कर पा रहा था और छुपाना भी चाहता था। अरे बेवकूफ, कितनी बार कहूं तुम्हें चोट लगी है, पहरेदारी छोड़ दो। और मेंटलिस्ट जो सुकासा की टीम में होने का दिखावा करता है, वो सुकासा के इस खतरनाक आदमी का सबसे मजबूत हथियार यानी कि इसके भाला के नोक चुड़ाने के फिराक में होता है। और मौका देखते ही वो उस नोक को बदल देता है। अगले दिन सेंकू पहरेदार के लिए एक जबरदस्त चश्मा बना के देता है, जिससे कि उसे फ्रेश दिखाई देगा। अब सुकासा के गैंग के लोग फिर से गांव पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बात की भनक जैसे ही सेंकू को लगती है, वो तुरंत अपने जेब में हाथ डालता है, और इससे पहले कि वो लोग हमला करे वो बॉम्ब को जला देता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले उसके गांव वाले उसको बैकअप देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी टीम में से इस बार कोई भी भागने वाला नहीं था, क्योंकि इस बार उसकी टीम में उसका टीम लीडर भी था, और वहां पर जबरदस्त युद्ध जीत जाती है। किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में कुदाल, कोई कुछ भी इस्तेमाल कर रहा था। तभी बुरे गैंग का लीडर आता है, और वो अपना भाला उठाकर हमला करता है, और वो अपने उस भाले को पूरी जी जान लगाकर फेंकता है यूरी की तरफ, और यूरी के पेट में लगने से पहले वो भाला टूटकर निकल जाता है। ये देखकर उस गैंग के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और इसके पीछे उसका हाथ था, यानी कि मेंटलिस्ट का। ये सब देखते हुए मेंटलिस्ट अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो भी कहता है, हा 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 हा। दरअसल ये सब करने के लिए सेंकू ने सारा प्लान किया था। सुनो छोटे जासूस, तुम्हें जाना है और ये भाला मेंटलिस्ट को दे के आना है। छोटे जासूस इस बात को पूरी तरह से समझ जाती है, और वो सीधा निकलती है मेंटलिस्ट के पास, और वो उसे वो भाला फेंक के देती है, और वो मेंटलिस्ट उसे पकड़ लेता है। तो क्या तुम इस मामले में कुछ बोलना चाहोगे, बताओ, जबकि तुम्हारा असली भाला तो सेंकू के पास है। तभी सुकासा के टीम के मेंबर एक लड़की जो पीछे से पुल में आग लगा देती है, और धीरे धीरे करके पूरे गांव में आग लगा देती है। सेंकू सबको बचाने के निकलता है, जो घर में बूढ़े दादी और दादू फंस चुके थे। यूरी और पहरेदार मिलकर सबको एक सेफ जगह पे भेज देते हैं, और सुकासा की टीम के मेंबर्स कुछ भी समझ नहीं पाते। उससे पहले हमारी छोटे जासूस इन सबको भटकाने के लिए आगे की ओर निकलती है, क्योंकि सेंकू ने इसे ऑर्डर दे रखा था।
जाओ छोटे जासूस और अपना कमाल दिखाओ। ये धीरे धीरे लेकर उन लोगों को उसी पहाड़ी की ओर लेके जाती है जहाँ पर वो जहरीली गैस की नदी थी। इस जहरीली नदी की गैस इतनी खतरनाक है जिसका कोई जवाब नहीं। वो वहाँ पर सबको लेके पहुँचती है। उससे पहले यूडी वहाँ पर पहुँच जाती है 2 मास्क पंप लेकर, और एक अपने अंदर और एक छोटे जासूस के अंदर लगा देती है, जबकि वो गुंडे सबके सब मारे जाते हैं उसी गैस के अंदर। तभी सेंकू वहाँ पर पहुँच कर कहता है हिम्मत है तो नीचे उतरो ना। और अब खतरा टल चुका था, सारे के सारे गाँव वाले खुश हो चुके थे। तभी सेंकू कहता है मुझे वो सब बनाना है, फ्यूचर ट्रेन बनाने हैं, प्लेन बनाने, हवाई जहाज बनाने, टीवी बनानी है, सब कुछ बनानी है, लेकिन उससे पहले हम बनाने वाले हैं सेल फोन, जिससे हम दूर रहते हुए भी अपने करीबियों से बात कर सकते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बंदा क्या बकर बकर कर रहा है। मेंटलिस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा था और सभी लोग काम पे लग जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन बनाने से पहले उन्हें एक बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें मेहनत 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी करनी पड़ेगी, बिल्कुल पुराने गधों की तरह। और इसमें ये लोग एकदम माहिर है। सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि सबको काम बांट दिया गया था। यहाँ तक कि गांव के मुखिया जी और गांव के लोग भी सेंकू के लैब में पहुंच चुके थे उनकी हेल्प करने के लिए। सेंकू बिजली बनाने से पहले बल्ब बना रहा था, और बल्ब के अंदर रखे वायर जिससे करंट निकलने से पहले वो जलता है, वो तोड़ देता है कौन, कसेकी बाबा। उन लोगों का पहला एक्सपेरिमेंट ही फेल हो जाता है और इसका इल्जाम वो कसेकी बाबा पे लगा देते हैं, क्योंकि ठंड आने वाली थी। इसलिए गांव के सभी लोग पहले ही 6 महीने का इंतजाम कर रहे थे। कुछ लोग लकड़ियां काट के ला रहे थे तो कुछ लोग गाजर और मूली का इंतजाम कर रहे थे। फल तोड़ा जा रहा था और तो और यहाँ तक कि सारी की सारी सब्जियां भी उगाई जा रही थी। मोटा मूली खा रहा था, गाँव के मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, और वहीं लड़कियां अंगूर लाकर टब के अंदर अंगूर को रख के उनका रस निकाल रही थी। और इधर साइंस टीम जो अपना बल्ब का आविष्कार करने में लगी हुई थी। कसेकी बाबा को बल्ब बनाने का काम दिया गया था, और इधर ये लोग पूरी तरह से बैटरी रेडी कर चुके थे, और फाइनली बल्ब और बैटरी दोनों तैयार हो चुकी थी। अब रात हो चुका था, ऊपर की ओर से बर्फ गिर रहे थे। तभी सेंकू ने एक बटन दबाया और पूरे गांव में रोशनी छा गई। लोग देखते हैं कि पूरी पेड़ जगमगा चुकी है, सबके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे कि बल्ब नहीं आम जल रहे हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर ये मेंटलिस्ट भी कहता है वाओ अमेजिंग। तो तुम्हें पता था कि आज क्रिसमस है? तुम भी सेंकू बहुत अजीब हो, तुमने किसी को बताया नहीं और सबको क्रिसमस पार्टी दे दी। तभी सेंकू कहता है बकवास बंद करो, अभी हमें सेल फोन बनाना बाकी है। सेल फोन बनाने के लिए वो लोग निकलते हैं जरूरी मेटल्स को लेने, लेकिन सेंकू कहता है अरे पहले घर में देख लेते घर में क्या क्या है। वो अपने लैब में चेक करता है कि कितनी काम की चीजें, वहाँ पर उन्हें कोई भी काम की चीजें नहीं मिलती। लेकिन हमारी छोटी जासूस एंड तक सारे पत्थर को घूर घूर के देखती है कि आखिर कौन सा काम का है कौन सा नहीं। और वो मेहनत करते करते थक चुकी थी और वो एक ही जगह पे सो जाती है। तभी वो देखती है कि गांव के सभी लोग एक तरफ जा रहे हैं और वो भी उसके पीछे फुल स्पीड में दौड़ जाती है। दरअसल आज क्रिसमस है, इसलिए गाँव के सभी लोग जागे हुए हैं और आज उन लोगों को सनसाइड देखने का सनराइज देखने का मौका मिलेगा। और जैसे ही सूरज निकलता है उसके हाथ में रखा वो पत्थर ऑटोमेटिक चमकने लगता है। छोटा जासूस इसको देखकर कुछ भी नहीं समझता, लेकिन उसके पीछे खड़ा सेंकू सब कुछ समझ रहा था। वो उसे वो पत्थर लेता है और देखता है कि इसमें तो सूरज जितनी गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता है और हमारी धरती के सामने खड़ा गड़ा है, इसी पत्थर का बना है, तभी तो हमें सनसाइड और सनराइज देखने को मिलता है। और ये मेटल उतना ही मजबूत है कि सूरज के अंदर भी घुस जाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सभी लोग उस मेटल को ढूंढने के लिए निकलते हैं एक गुफा के अंदर, और वो गुफा इतना डरावना था जिसकी कोई मिसाल नहीं। चारों तरफ जहरीली पानी, जहरीली गैसें भरी पड़ी थी और गुफा के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं ले पा रहा था। ढेर सारी मुश्किलों को पार करने के बाद, बहुत ज्यादा सफर करने के बाद आखिर उन लोगों को वो चट्टान मिली जाता है जिसमें वो मेटल मिला। ये सब देखकर वो लोग खुश हो जाता है और जितनी जल्दी हो सके वहां से उन पत्थर को लेकर निकलना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि ये गुफा कभी भी ढह जाए। और ठंड इतनी पड़ रही थी, वो लोग फुल स्पीड में भाग रहे थे, यहाँ तक कि सेंकू के आंख को बांध दिया गया था। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेंकू बोलता है ये सब क्या करो, मेरी आंख के ऊपर पट्टी क्यों बांधा? तभी मेंटलिस्ट करता है तुम रुको और देखो चुपचाप। और सेंकू जैसे ही आंख खोलता है वो देख पाता है कि आखिर वो पृथ्वी के बाहर एक दूसरे ग्रह को देख रहा था। आज उसका सपना पूरा हो चुका था, क्योंकि उसका बचपन का ही ड्रीम था कि वो भी कभी स्पेस के बाहर जाए और टेलीस्कोप से वो दूसरे ग्रहों को देखता रहता था। लेकिन आज सिर्फ मेंटलिस्ट की वजह से उसका सपना पूरा हुआ। वो अपने बाप को याद करने लगता है। तभी सेंकू कहता है तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है, जबकि इस पत्थर की दुनिया में तो किसी को कुछ याद नहीं, मेरे सिवा तुम्हें पता कैसे चला? तभी मेंटलिस्ट करता है तुम भूल गए, तुम जब जगह थे तो तुमने अपनी बर्थडे को एक पेड़ पे लिखा था और मैं सुकासे की टीम में काम कर रहा था, इसलिए मैंने उस पेड़ को देख लिया था, क्योंकि वो उसी एल्कोहल वाले गुफा के बाहर पड़ा है और तुम एक नया सिविलाइजेशन बनाने की तैयारी कर रहे हो। और यही वजह है कि मैं सुकासा को धोखा दे रहा हूँ, या फिर यूं कहो कि मैं उसको धोखा दे ही नहीं रहा, बल्कि मैं फुल सपोर्ट तुम्हें करता हूँ। और अब इंसानियत जीतेगी, यह पत्थर की बनी हुई दुनिया को तुम आजाद कराओगे। तुम पूरी दुनिया 3700 साल पुरानी हो चुकी थी, बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थी, काफी दिनों तक इंसानों के यहाँ पर ना होने से चारों तरफ हरा भरा हो गया था। तभी जगता है गोकू, जो अपने दिमाग की ताकत से आग जलाता है, धीरे धीरे करके घर बनाता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। कई सारे फेलियर के बाद उसका फाइनली एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और यह कहानी गेनो सुना रहा था बच्चों को काम करते करते। तभी सेंकू कहता है क्या फालतू की कहानियां सुना रहे हो, काम पे फोकस करो, हमें जल्दी से प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अरे हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ वो बस बच्चों को थोड़ा सा बता रहा था। तो सुनो बच्चों, मैं अपना टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा जो अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सुकासा, जिसकी गैंग अभी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम लोग उसको कभी हरा ही नहीं पाएंगे बिना साइंस के हथियार की मदद से। तभी गेनो सेंकू से कहता है सेंकू आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम बनाना क्या चाहते हो? तभी सेंकू कहता है हम एक ऐसा आविष्कार कर रहे हैं जो स्पेस में रहने वाले लोग यूज करते हैं, जल्दी से खाना बनाना और खाना कभी खराब ना होना। गेनो की तो हालत खराब हो जाती है फिर से
से सुन के। तभी मुखिया जी बोलते हैं, क्या हम गरम गरम खानों से धरती पर हमला करने वाले? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि धरती के बाहर कोई ग्रेविटी ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर खाना खराब होने की वजह से जल्दी जल्दी खाना बनाने की प्रक्रिया को किया जाता है। इतना सुनते ही गाँव के सभी लोग काम पे लग जाते हैं और हमारे बूढ़ा कसेकी दादा, उनका तो जोश ही अलग था। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो चुका था, अब उसे बस पैक करना बाकी था, लेकिन उसके लिए उसमें के भारी गाड़ी गैसों को निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक और आविष्कार होता है शीशे का, जिसके जरिए उसमें का सारा गैस निकाला जाएगा। रात को छोटा पहरेदार नीचे से सुन रहा था गेनो और सेंकू की बातें, और गेनो और सेंकू एक अगले युद्ध की बात कर रहे थे, जिसमें गेनो को एक लिलिया यानी कि एक सिंगर की कॉपी करनी थी आवाज। तभी सेंकू कहता, वाह इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा है यार, अब हमारे मिशन को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी छोटा पहरेदार जो नीचे से सारी बातें सुन रहा था वो ऊपर निकाल आता है, और सेंकू उस दरार को भरते भरते कहता है, तुम ही इसे समझाओ, मेरे से नहीं हो रहा है। और वो उसे सारी बातें बताता है। तभी देखते हैं कि एक जासूस विलेज की ओर जासूसी करने आ रहा है। यूडी और छोटा जासूस उसे टेलीस्कोप से देख लेते हैं, और यूडी बिना किसी को कुछ बताया, बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे निकल जाती है और अपनी धारदार कटाना निकालकर उसके गले पे मारने ही वाली थी। और वो लड़की वहाँ से इतनी स्पीड में भागती है कि यूडी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी यूडी सोचती है, आखिर ये ऐसा कर कैसे रही है। अब उसे क्या पता कि आज से 3700 साल पहले जिम्नास्टिक का दौर था, और अभी पत्थर की इस दुनिया में ये सब बहुत रेयर है। गाँव के मुखिया जी भी गाँव के सारे लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं, और हम देख पाते हैं कितना सब कुछ होने के बीच में सेंकू वहाँ पर पहुंच चुका था। सेंकू अपने नए आविष्कार से उसे जाल में फंसा लेता है और उसे नीचे लेके आता है, और इसके ऊपर चढ़ा हुआ वो नीचे उतरता है। तभी बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के के ऊपर ऐसे बैठे हो? अरे क्या तुम लड़की हो? मुझे तो पता ही नहीं था यार। तभी वो लड़की ऑटोमेटिक वहाँ से छूट के भाग जाती है। तभी लोग बोलते हैं, एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। और उस लड़की की फुर्ती के बारे में तो तुम्हें पता ही है, पहले जिम्नास्टिक में थी, और ये जितना ज्यादा उछल रहे थे उतना ही ज्यादा सेंकू के जाल में फंस रही थी, क्योंकि तब सेंकू ने इसके पैरों में लगा दिया था एक तरह का पाउडर, जो नीली रोशनी को देखते ही चमकने लगता है। और ये तब लगाया था उसने जब वो उसकी पीठ पर बैठा था, लेकिन सुबह होने से पहले जब सूरज निकलती है तब उसका हाथ ऑटोमेटिक चमकने लगता है। तो वो समझदारी से अपने हाथ के सारे गर्दों को मिटा देती है, और अब सेंकू को उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो दिखती है कि वो एक पेड़ पे खड़ी हुई है, और पहरेदार और मेघमा नीचे से उस पेड़ को ही काट देते हैं, और वो लड़की नीचे लपक जाती है। और वो लड़की नीचे जैसे ही गिरती है सब लोग उसको पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध के ले जाते हैं। और इधर ये तीनों जो एक मिशन पर निकले हुए थे, अब इनका मिशन भी सफल हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे से वो जासूस हट चुकी थी। वो लोग पहुंचते हैं सीधा सेंकू के कब्र पर। तभी मेघमा कहता है, क्या ये सच में सेंकू का कब्र है? लेकिन सेंकू तो अभी हमारे पीछे था। तभी मेंटलिस्ट कहता है, ये सब उसकी चाल है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले उसने अपने मरने का नाटक किया था, और इसमें उसका दोस्त ने उसकी मदद की थी। मेघमा को सब बात पता चला था, इसलिए वो शौक में था। वो लोग फोन के उस वायर को जमीन में गाड़ रहे थे। तभी सुकासे की टीम का एक मेंबर, जिसका कान इतना तेज है कि वो दूर के किसी मच्छर भी बन बनाए तो उसे भाप लेता है, और इन लोगों को अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो लोग जल्दी से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। अब जो बंदा इसके पीछे पड़ा था उसका जितना कान तेज है उतना ही उसके तीर चलाने की स्पीड। तभी ताइजू आता है और उस सेल फोन को अंदर से निकालता है और अपने दोस्त से बात करने के लिए लो पड़ता है, क्योंकि वो अपने दोस्त से 1 साल बाद मिला था, जो कि हमने पीछे देखा था। वो चीख के कहता है, सेंकू आवाज आ रही है? अरे यार, इस तेज आवाज को सुनने के लिए मैं 1 साल इंतजार किया हूँ। लेकिन तभी महसूस होता है कि ताइजू के पीछे कोई खड़ी है। इधर सेंकू और ताइजू पूरी तरह से बात कर रहे थे आराम से, और इधर ये तीनों घास के पीछे छुपे हुए थे, और इन सब में मेघमा को संभालना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था जैसे कि एक भैंस को संभालना। तभी हमारा साइंस का कीड़ा दिमाग लगाकर धुएं की आड़ में छिपा हुआ जाता है, ताकि वो दोनों पीछे से भाग सके। और धुएं की वजह से जंगल में आग भी लग चुकी थी, और ये पहरेदार उसे पकड़ भी लेता है। और इधर ताइजू से सवाल किया जा रहा था, तुम कब्र के पास आकर क्या बरबरा रहे थे? तभी लिलिया, जो कि जापान की एक मशहूर सिंगर है, उसका गाना सुनते ही इस लड़की को उसका पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर वो उसका गाना हर वक्त सुनती रहती थी। और ये गाने के पीछे इस मेंटलिस्ट का हाथ था, जिसको सेंकू ने प्लान किया था। और इस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सिंगर लिलिया की बहुत बड़ी फैन है, और लिलिया जो कि जापान की एक मशहूर सिंगर है, उसके करोड़ों में फैंस है, और उसमें से एक ये लड़की भी थी जो उसके गानों को सुनकर इमोशनल हो जाती है। यहाँ तक कि ये लड़की लिलिया के हर एक शो में जाती थी, उसका हर एक सॉन्ग सुनती थी। देखो, अब इस बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं होगा, तुम बस इतना समझ लो, ये लड़की लास्ट में ये फैसला करती है कि अब वो सुकासा की टीम को छोड़कर साइंस टीम को ज्वाइन करेगी। और उधर हमारा छोटा पहरेदार जो अपने आप को हवाले कर देता है दोस्तों को बचाने के लिए, और उसे सुकासा के पास लेके जाया जाता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। जबकि सुकासा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा देखा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इधर सेंकू कार बनाने के बारे में सोच रहा था, और इसका आइडिया इतना ज्यादा बेहुदा था कि पूछो ही मत। वो कार बनाने के पीछे पागल हो चुका था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वो बस एक कार बना सके, और उसने अपने साथ साथ सारे कारीगर को, पूरे गाँव के लोगों को घसीट लिया था। जितनी टूटी फूटी लोहे की पुरानी कबाड़ चीजें है वो सबको बाहर निकलवाया, और वो कोई हाथ गाड़ी या फिर बैलगाड़ी नहीं बल्कि एक रेलवे इंजन बनाना चाहता था, जिसके सारे सामान रेडी हो चुके थे, और अब पहिया रेडी हो रहा था। और एक एक करके हम देखते हैं कि हमारा इंजन बनके रेडी हो चुका है, और अब बारी थी इस इंजन को टेस्ट करने की। और टेस्ट करने के बाद चलाने पर ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी फ्यूचर में आ चुके हैं, क्योंकि ये इंजन बिल्कुल ट्रेन के इंजन की तरह दिखता है। और अब सेंकू कहता है, हमारा इंजन बनके रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी इंजन है, इसके ऊपर कवर चढ़ा के अपग्रेड करना इसको अभी बाकी है। इधर गेनो जो इसका टेस्ट लेने के लिए जंगल में गया था इसको राइड करने के लिए, उसकी हालत बिगड़ जाती है, इसके छोटे पहिए और ऊपर से लकड़ी के पहिए के होते हुए। तभी हम देखते हैं कि इधर कसाई की दादाजी जो कि एक टैंक बना रहे थे। कौन सा टैंक? वही बम वाला टैंक, जिसको पूरा होने के बाद एक गुरेला टैंक का नाम दिया गया। तो ये युद्ध की तैयारी थी, इसलिए इसको पूरी तरह से मजबूत किया गया था। और इधर हमारा पहरेदार जो कि जेल में बंद था, वो देखता
देखता है कि चारों तरफ से ट्रैप बिछाए गए हैं और ये सब देखने के बाद उसकी पैंट में ही मूत निकल जाती है। तभी वो कहता है मुझे मूत आई है, अरे भाई जल्दी लेके चल वरना मूत दूंगा यहीं पे। वो मूतने के बहाने जंगल में जाता है और वहाँ पर देखता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे काम में आ सकती है। वो सबको निकालकर अपने पैंट में डालता है और अपने जेल के अंदर जाकर वापिस से उसे बाहर निकलता है और वो चेक करता है कि उसमें से कौन कौन सी चीजें इसके काम की है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे इसमें से कोई भी काम का नहीं लगता। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो एक्सरसाइज करने लगता है, उछल कूद करता है, पानी पीता है, उछल कूद करता है, पानी पीता है और अपने शरीर के सारे पसीनों को एक बैम्बू में डालकर तार का लंगर लगा के उसे गर्म कर देता है। और उस पानी के गर्म होने के बाद वो निकलता है सीधे गेट पर और एक एक करके सारी रस्सियों को जला देता है और वो वहाँ से आजाद हो जाता है और कहता है आ जाओ, रोक सकते हो तो रोक लो, उखाड़ लो मेरा। वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी क्योंकि वो रास्ते में मारपीट खाया था। और अब हमारी टीम और हमारा टैंक दोनों युद्ध के लिए रेडी है और हमारा युद्ध केवल और केवल 20 सेकंड तक चलेगा। वैसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा लेकिन युद्ध हमारा 20 सेकंड तक ही चलेगा। और ये युद्ध हो रहा है उस लिक्विड वाले गुफा को अपने अंडर में लेने के लिए, जिससे लोगों को ठीक किया जाता है। और याद रहे जब सेंकू जगा था तो वो उसी गुफा के पास था और हाँ ताइजू भी उसी गुफा के पास था और वो और भी लोगों को जगाना चाहता है, इसलिए ये फाइट हो रही है। इधर ताइजू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए सबकी माँ बहन एक कर रहा था। तभी ताइजू कहता है देखो मेरा खून खराबे से बहुत दूर दूर तक कर रहा है, इसलिए इज्जत से मान जाओ वरना मैं भी क्या करूं। और हम देखते हैं हमारा सबसे बड़ा डर यानी कि हमारा टैंक उस गड्ढे में गिर जाता है जो उन लोगों ने जाल बिछा रखा था। अब इधर सुकासा की सेना भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, लेकिन उधर बमबारी होने वाला था जो कर रहा था मैग्मा, क्योंकि मैग्मा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बम का बाप का भी ताकत को बर्दाश्त कर सकता है। और केवल एक बम फटने के बाद इन लोगों की पतलून गीली तो हो जाती है लेकिन सामने वाला ढेर हो जाता है। और इन लोगों को ढेर करने के बाद साइंस टीम का कब्जा होता है उस गुफा के ऊपर। ताइजू अंदर जाने के बाद बहुत खुश होता है क्योंकि उसके हाथ में वो लिक्विड का बाल्टी था। तभी अचानक से हवा का रुख मुड़ता है और तेज धड़कने की आवाज आती है जैसे दो शेर आपस में आ रहे हो। और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूगा और सुकासा था। ह्यूगा अपना भाला पहले ही चला के मारता और एक को पेल देता है और ये दोनों इस दुनिया के नहीं उस दुनिया के भी सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक, जिसका भाला पहले वार में ही खून से सन गया था। तभी सुकासा कहता है सेंकू फिर से आ गए, पिछली बार की तरह मारा जाना है क्या? तभी सेंकू कहता है नहीं, इस बार ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, इस बार मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरे गाँव वाले मेरे साथ है और मैंने तो अपनी साइंस स्किल को भी इम्प्रूव किया है और अभी एक एक करके ये सभी मेरा साथ देने वाले हैं। गाँव के मुखिया जी ने तो पहले ही अपनी कटाना निकाल ली थी और ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है ताइजू। तभी सुकासा नीचे आता है और वो कुछ बोले उससे पहले सेंकू बोल पड़ता है, मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम जो पुरानी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक थे और तुम इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि तुम्हारी बहन का इलाज हो सके। तुम्हारी बहन पारा जो कि सिर्फ 6 साल की थी और उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। तभी से तुमने सब कुछ को त्याग कर अपने ट्रेनिंग पे फोकस किया और फाइट करने निकल पड़े, लेकिन एक से बढ़ के एक तुम्हारे सामने आते गए। न जाने कितनों से तो तुमने मार भी खाई थी, लेकिन एक दिन तुम्हारे पंच की शुरुआत हुई और वो पंच कितनों के मुंह पे पड़ा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस दिन से वो तुम्हारे लिए नॉर्मल बन गया था। और मैच जीतने के बाद तुम्हारे हाथ में जो पैसे आते थे उससे तुम अपनी बहन का इलाज करवाते थे और तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। पहले तो बहुत शरीफ हुआ करते थे, आज क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। मुझे पता है ये कहानी सुन के तुम्हें मजा नहीं आएगा, लेकिन सुकासा रो पड़ता है और बिना कुछ कहे उसकी शर्त मान लेता और वो निकलता उसी हॉस्पिटल की ओर जिस हॉस्पिटल में उसकी बहन थी और बताता है कि इसी जमीन के नीचे मेरी बहन है कहीं पे, क्योंकि हॉस्पिटल यहीं पे था। वो लोग उसे खोद कर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत भी तो देखो, वो हाथ आता है सुकासा के पास। देखो लाडलो, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर इसके पहले का भी तो गाइस, अब तक हमने देखा कि सुकासा को उसकी बहन मिल जाती है और उसकी बहन अभी 6 साल की थी जो पत्थर की पुत बनी थी और सुकासा उसको देखकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और वहीं सेंकू उसको ठीक करने के लिए अपना नाइट्रो का स्टाइल उसके ऊपर डालता है। तभी ताइजू पीछे से चीखता हुआ कहता है रुक जाओ सेंकू, बेवकूफ तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या पारू ने अभी कपड़े नहीं पहने? अरे ठीक है, जोड़ के लगी समझा देता, बताने की क्या जरूरत थी? कई बार तो तुम्हारे इस पहलवान जैसे हाथों से मैं पिट जाता हूँ। उधर यूजुरिया उसके लिए एक ड्रेस तैयार कर चुकी थी और अब ड्रेस पहनाने के बाद उसके ऊपर लिक्विड डाला जाता है। लिक्विड की मात्रा काफी कम थी, लेकिन हाँ उससे काम बन जाएगा। और हम देख पाते हैं कि पारो की मूर्ति से अजीब तरह की रोशनी आ रही थी और वो जैसे ही जगती अपना हाथ आगे बढ़ा के अपने भाई को गले मिलने को बोलती है और सुकासा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पारो कहती है भैया मैंने आपको बहुत मिस किया भैया, मैं कितने सालों से सोई हुई थी। तभी सुकासा हड़बड़ा के कहता है 6 साल नहीं, तुम आराम से रहो। पारो मुस्कुराने लगती है और आज पहली बार था कि दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर की आंखों में आंसू था, वो भी सिर्फ अपनी छोटी बहन को देख के। तभी सुकासा कहता है आज के बाद से मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी उस लिक्विड वाली गुफा के अंदर ब्लास्ट होता है जिसके पीछे ह्यूगा का हाथ था और ये ब्लास्ट ऐसा था कि पूरे जंगल को अपने लपेट में ले लिया था। तभी पारो कहते क्या हुआ भैया, वहाँ पर क्या चल रहा है? तुम बस 1 मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। सुकासा पारो को ह्यूगा के बहाने छोड़ के जाता है। तभी ह्यूगा गद्दारी करता है और अपना भाला सुकासा के बहन के पेट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि सुकासा बीच में आता है और अपनी बहन को बचा लेता है और ह्यूगा इतना बेरहम था कि वो उसको नदी में फेंक देता है। सेंकू उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी मार के नीचे फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। वो सब समंदर के एक किनारे पर मिलते हैं। तभी सेंकू कहता है तुम्हारे ये सब करने की वजह क्या थी बताओगे? तब ह्यूगा का रिप्लाई सुन लो, सुकासा हमारे साम्राज्य का सबसे ताकतवर बंदा है और जब तक वो रहेगा तब तक टॉप पे मेरा जाना तो मुश्किल है। तभी सेंकू उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करता है और बोलता है एक इंसान गद्दारी करके आगे जाता है तो वो मर्द नहीं कहलाता, हिजरा कहलाता है। और ये सेंकू के बहकावे में था क्योंकि वो उसे
फुलाते हुए अपने लिक्विड से चिड़ियों को जिंदा कर रहा था और ये उसे उलझा के रखता है जब तक सुकासा जग जाता है और वो जगते ही एक पंच मारता है ह्यूगा को। पहले सेंकू ने सुकासा को प्रोटेक्ट किया और सुकासा अब सेंकू को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सेंकू को इग्नोर करके ह्यूगा सुकासा से फाइट कर रहा है, वो भी जबरदस्त। सेंकू इस बात का फायदा उठाता और वो ह्यूगा के चारों तरफ बारूद बिछा के उसमें तुरंत ही आग लगा देता है और वो आग ह्यूगा तक कब पहुंचता है पता भी नहीं चलता। लेकिन ह्यूगा भी कम स्मार्ट नहीं था, उसने अपने ही कपड़े से उस आग को बुझा दिया। तभी सेंकू कहता तुम्हारे इस घमंड को देखना, मैं एक उंगली से मारूंगा तुम्हें। इतना सुनता है ह्यूगा सेंकू के ऊपर अटैक कर देता है और अब सेंकू घायल हो चुका था। सुकासा उसको प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि वो सुकासा के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। तभी सेंकू अपना दिमाग लगाता है, अपने हाथ में बने वायर से उसके पैर को टच कर देता है जिससे उसे करंट लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे टीम का एक और मेंबर आता है और उन सभी को बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर निकलता है विलेज पहुंचने के बाद सुकासा का इलाज किया जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। इधर ताजू और मैग्मा टूटी हुई मूर्तियों को इकट्ठा कर रहे थे और यूजुरिया उसे जोड़ने का काम कर रही थी। जंग टल चुकी है ये सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर सेंकू दिन रात एक कर रहा था सुकासा को बचाने के लिए। सेंकू एक दवाई बना रहा था तभी मेंटलिस्ट पूछता है क्या तुम सुकासा को बचाने वाले हो? मैं कोई भगवान तो नहीं जो मैं उसे बचा सकूं, मैं तो बस उसके दर्द को कम करने की दवा बना रहा हूँ। तभी सेंकू सुकासा के पास पहुंचता है और बताता है तुम्हें फिर से ठीक करने का एक ही तरीका है, तुम्हें मरना होगा। मरने का मतलब वो नहीं, तुम्हें वो मरना होगा, मतलब पत्थर की मूर्ति तुम्हें फिर से बनना होगा। क्योंकि पत्थर की मूर्ति बनने के बाद जब तुम वापस से इंसान बनोगे तब तुम्हारा ये ऑर्गन पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। सेंकू ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सुकासा की मंजूरी लेना चाह रहा था। तभी सुकासा कहता है तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे यकीन है तुम सब कुछ सही करोगे, बस थोड़ा जल्दी करो, दर्द हो रहा है, मैं भी इंसान ही हूँ। अब सेंको फ्रिज बना चुका था उसे जमाने के लिए और सुकासा के जम जाने के बाद जब वो उसके ऊपर दोबारा लिक्विड डालेगा तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सुकासा का कॉफिन भी रेडी था और उसमें गैसें आ रही थी ठंडी ठंडी और हम देखते हैं कि सुकासा बर्फ से जमना शुरू हो चुका है और वहाँ पर पारो भी आ जाते हैं और वो वादा करते हैं कि भैया मैं आपका ख्याल रखूंगी। और अब सेंकू निकलता है अपने नए मिशन की ओर जहाँ वो एक हॉट एयर बलून बनाकर अपने आसमान पर भी कब्जा कर चुका था और उसके साथ एक और नया मेंबर जुड़ चुका था जो जहाज चलाने में माहिर था। और इसके आने के बाद गाँव में एक और नया काम शुरू हो चुका था, जहाज बनाने का। गाँव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते लेकिन उसे खाना ढंग का नहीं मिल पाता है। लेकिन आज का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था जिसको देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन इस नए बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वादा करता है कि अब मैं इस गांव की पूरी गरीबी को मिटा के रहूंगा, मैं एक लालची इंसान हूँ। सुने सेंकू चलो हम दोनों चलते हैं, यानी हम सब चलते हैं तेल की तलाश में। अगली सुबह वो लोग तेल की तलाश में निकलते हैं। साइंस टीम आसमान के ऊपर और आसमान के नीचे दोनों साइड नजर रख रही थी, जिधर छोटा पहरेदार और तेज कान वाला था और आसमान में नया बंदा और सेंकू। तभी ये बोलते हैं अब बताओ तुम लोग यहाँ पर इतने दिन से हो कैसे? इस गाँव में न खाने की सुविधा है न पानी की सुविधा है, तुम लोग इतने दिन तक यहाँ सरवाइव कैसे कर गए? हम सब समंदर की मछलियों पर और शिकार पर निर्भर थे, लेकिन अब नहीं रहनी पड़ेगी क्योंकि अब साइंस हमारे साथ है। अरे भूल तो नहीं गए, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया का सबसे लालची इंसान जो बनेगा अमीर और अपने बूढ़े दादियों को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बना के उसमें से खाना खिलाएगा। और भूलो मत कि मैं तब तक सबसे पैसे वाला भी बन जाऊंगा, मैं तुम सब में पैसे भी बांटूंगा। तभी यूडी देखती है कि वहाँ पर गेहूं की कुछ फसलें लगी हुई है। तभी ये लोग सोचते हैं कि सबसे पहले गेहूं की फसलें लेते हैं और उनका बीज बनाकर हम लोग खेती करेंगे। तभी सेंकू कहता वाह तुम मेरे दिमाग को पढ़ना सीख चुके हो। वो लोग गेहूं के खेत में उतरते हैं, हालांकि वो लोग तेल लेने गए थे लेकिन गेहूं लेना भी जरूरी था। पहलवान हमेशा की तरह अपना काम पूरा कर रही थी। वो लोग गेहूं के बीजों को लेकर गांव पहुंचते हैं और उसकी कुटाई करते हैं, पिसाई करते हैं, जो भी करो अपना बीज निकाल लेते हैं। इधर ताजू जो खेतों को खेती करने लायक बना रहा था, हालांकि अकेले नहीं था बल्कि गाँव के पूरे लोग थे। तभी यूजुरिया एक हैट बनाकर लाती है जो सिर्फ उसी बंदे को दिया जाएगा जो अच्छी खेती करेगा। तभी गेनो कहता है इसका हकदार तो मैं ही हूँ। तभी यूजुरिया कहती है ये तो फसल कटाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कंपटीशन में गेनो भी था और उससे भी खतरनाक लोग जो एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे थे। हालांकि सब लोग हार कर रात को सो जाते थे क्योंकि इनकी एनर्जी खत्म हो जाती थी, लेकिन वही ताजू पूरी रात मेहनत करता था। गेनो और यूजुहारा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होती है उसके जोश को देखकर, और उसके जोश की वजह से ठीक 1 महीने बाद ताजू के खेतों में अच्छे खासे फसल आ चुके थे जो इसकी मेहनत का नतीजा था। लेकिन वही गेनो का खेत पूरी तरह से सूखा पड़ा था। वे रो रहा था, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे वो प्राइस गेहूं नहीं मिला। और ऐसे ही हर सीजन में वहाँ पर खेतियां होने लगी और एक ऐसा टाइम भी आया जब ताजू वो हैट ले लेता। हालांकि वो बिल्कुल सही इंसान के पास गया था क्योंकि वही उसका हकदार था। ठीक 6 महीने बाद गेहूं पक भी जाता है और कटाई के लिए रेडी भी हो जाता है, उनका ब्रेड बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इस लालची इंसान की वजह से उन ब्रेडों को आज ही बनाया जाएगा, जिसके लिए वो अपना फेवरेट शेफ पकड़ के लाता है। देखो इन लोगों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ये लोग इस गेहूं से एक ऐसा ब्रेड बना रहा है जो 10 महीनों तक कम से कम टिक सके और वो टेस्टी भी होने चाहिए। और ये सवाल पूछता है सेंकू। तभी शेफ बोलती है ठीक है हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा समय आखिर क्यों, तुम लोगों का मकसद क्या है? तभी सेंकू कहता देखो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया के छोर में जाना है, मतलब
हमें इंसानियत की खोज करनी है या फिर इंसानियत को ठीक करना है, उसके लिए हमारे पास खाना स्टॉक करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा मछलियों पर निर्भर नहीं रख सकते। ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो, तुम मेरे काम आ सकते हो और मैं तुम्हारे काम आऊंगी। ब्रेड का टेस्ट इतना लाजवाब था कि गाँव के पूरे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी छोटा पहरेदार करता है, बाप रे, ऐसी ब्रेड तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। ये साइंस भी बड़ी कमाल चीज है यार। और अब ये दोनों अपने लैब में बैठ के अपना अगला पड़ाव पार करने वाले थे, यानी कि जहाज से पहले ये लोग कैमरा बना रहे, जिसकी शुरुआत शीशे से होती है और ये एक कैमरा नहीं बल्कि अनेक कैमरा बना के लाता है। तभी सब लोग कहते हैं जिसने कैमरे का आविष्कार किया है पहला फोटो उसी का आएगा। सेंकू को पोज लेने के लिए बोला जाता। भाई ये तो वही बात हो गई, भैंस को बोल रहे हो तुम लोग मीट खाने को। सेंकू अपने अलग अलग पोज दे रहा था, उठ के बैठ गए गंजी बनियान कच्चे पे, एक बार फड़ाक में बापड़े। अरे इससे अच्छा तो मुझे छक्का जन्म लेना चाहिए था। और अब सब कुछ रेडी था, क्योंकि ऊपर से ऑयल खोजने में बोले तो तेल खोजने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने कैमरा बनाया और हर एक पहाड़ियों की तस्वीरें ले रहे थे। अरे तुम लोग फोटो वाली पिक को इतनी जल्दी भूल गए, देखो उन लोगों ने कैसा फोटो लिया था। ये है दुनिया के आइंस्टाइन यानी के साइंटिस्ट, और ये है छोटा आइंस्टाइन बोले तो सेंको। सच में इससे ज्यादा बढ़िया पोज तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। इन लोगों के तेल ढूंढने की जोश तो एक दिन के अंदर में ही खत्म हो जाती है। तभी ये लोग एक फोटो में देखते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा है जहाँ पर कुछ तेल टाइप का है। इतना सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठते और सेंको फौरन निकलता उसे तेल ढूंढने एक सुअर के साथ, और सुअर उसे स्टेप जगह पे पहुंचा देता है और सेंको उसमें आग जला के चेक करता है और हम देख पाते कि ये एक असली तेल है और हमारा सिविलाइजेशन एक कदम और आगे आ चुका है। और अब उसी तेल को एक बोट में डाला जा रहा था ताकि उसे चला के चेक किया जाए ये सेफ है कि नहीं। कसम से बोट तो काफी मस्त चल रही थी, लेकिन वो लोग बीच समंदर में जा पहुंचे थे। तभी उन्हें एक सिग्नल आती है, वाह तुम कौन हो। लेकिन ये आदमी कौन था इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्या ये आदमी वही है जो सिग्नल दे रहा है जिसने इस पूरी दुनिया को पत्थर का बनाया था। लेकिन उतनी खुशी भरे माहौल में ये कोई कैसे कर सकता है, और अगर ये वायरमैन है तो आखिर है कहाँ। तभी ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये बोट से काम नहीं चलने वाला, और वो लोग बीच समंदर से वापस अपने विलेज लौट आते हैं। और यहाँ सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला एक पावर प्लांट बनाया जा रहा था, क्योंकि आखिर वो मैसेज किसका था इसका पता लगाना है तो इन लोगों को अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये लोग सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला एक पावर बना रहा था। क्यों कहूँ कि एक नया आविष्कार जो आज के मॉडर्न जमाने में काफी ज्यादा फेमस है। इसका इस्तेमाल या तो साइंटिस्ट करते या फिर पुलिस चोर को ढूंढने में या फिर कुछ नई खोज करने में। और हमारा छोटा पहरेदार इसके सिग्नल को आराम से देख पा रहा था, और वो उस झुंड से सीधा निकलता और एक पहाड़ी के पास जा पहुंचता है। ये वही पहाड़ी है जहाँ पर चुंबक का आविष्कार किया था सेंकू ने, जहाँ पर आसमान की बिजलियां आई थी। और ये बंदा रात को उस सिग्नल डिटेक्टर को चुरा कर निकलता है उस गुफा के अंदर आखिर एक मेटल ढूंढने के लिए। तभी उसे एक दरार दिखाई देती है, वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे वो उस सिग्नल डिटेक्टर को नीचे डाल देता है और वो वहाँ पर वाइब्रेट करने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर मेटल्स है, और जहाज बनाने के लिए जितनी मेटल्स की जरूरी है वो वहाँ पर मिल गया। हमारा किन्नो बोले तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसने ये चीज सेंकू को दिखाई, सेंकू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो इसकी मेहनत की दाद देता है और तुरंत हमारी भारी भरकम काम करने वाली टीम को बुलाता है और वहाँ से सीधा नीचे की ओर छलांग लगाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर में वहाँ पर मशीनें फिट कर दी गई थी। काम इतना ज्यादा स्पीड हो रहा था कि इसको बहुत ही ज्यादा अपने आप पे गर्व हो रहा था। और ठीक 2 हफ्तों के अंदर अंदर में आयन का इतना ज्यादा ढेर लग गया था जिसको वहाँ पर ही संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तब इन लोगों ने काम को स्पीड करने के लिए रोड बनाए जहाँ पर वो अपना वो गुड़ीला गाड़ी है ना, वो टैंक वो चलेगा। ये लोग भी सोच में थे कि जहाँ पर एक सड़क को बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, वहाँ हमारे गुड़ीला टीम के साथ साथ ये गुड़ीला मैडम जिन्होंने केवल 7 से 8 घंटे में पूरी कच्ची रोड को तैयार कर दिया। आखिर इसमें एक से बढ़ के एक काम करने वाले जो थे, और हमारा रोड आधे दिन में बनके तैयार हो चुका था और वहाँ पर अब काम शुरू होने वाली थी। और अब हमारा गुरिल्ला ट्रैंक आराम से वहाँ से आ जा सकता है। अब जबकि हमारे पास लोहा आ चुका था तो लोहे से हमने बैटरी बना दी गुफा के अंदर, जिससे हमें आने जाने में और वहाँ से आयन को बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी, और साथ ही साथ हम इंजॉय भी तो करने वाले हैं। तभी सेंकू कहता है भूलो मत ये सब किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाज का काम शुरू हो चुका था और इस बार पूरे गाँव के लोग साथ है, क्योंकि इस बार बहुत ही बड़ा जंग होने वाला है। क्योंकि ये जंग होने वाला है साइंस के साथ और उनके साथ जिन्होंने इस पूरी दुनिया को पत्थर का बनाया। देखो जहाज बनने में 6 महीने लगेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें इस बंदे की कहानी बताता हूँ। दरअसल ये लौंडा एक अमीर बाप का बिगला हुआ, इसका नाम है रियूसी। रियूसी काफी छोटा था लेकिन इसके अंदर ईगो इतना के पूछो ही मत। इसको एक हफ्ते की पॉकेट मनी केवल और केवल 10 लाख मिलती थी, लेकिन इसमें भी वो काम चला लेता था। हालांकि इसके सपने बहुत बड़े थे। लोग कहते थे तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो दिन रात एक करके अपने स्किल पे काम करता रहा। उसका बाप इतना अमीर था कि एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन फिर भी ये बंदा पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहता था, अपने मन की करना चाहता था। हालांकि 21-22 साल का होते होते अपनी पूरी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीख गया। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है, एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर कुछ लोग एक सेफ से पूछ रहे थे कि आखिर रियूसी कैसा बंदा है। तभी सेफ का जवाब आता है रियूसी एक अच्छा बंदा है, वो अपने मन की करना चाहता है, वो सारे काम करना चाहता है जो उसे पसंद है। मीटिंग में खड़े सभी लोग देखते ही रह जाते, और याद रखो ये वही है जो वहाँ पर विलेज में थी। वो अपनी मर्जी से जहाज चलाना चाहता है, जहाज बनाता रहता है, एक डिजाइन नहीं अनेक डिजाइन बनाता रहता है। हालांकि ये लड़की रियूसी की कनीज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। इधर जहाज की मैपिंग भी स्टार्ट
स्टार्ट हो चुकी थी। आखिर इसे कौन सी दिशा से लेके जाना है, कौन सी दिशा से नहीं, ये सब कंफर्म हो चुका था। जहाज बन के पूरा रेडी हो चुका था और हमारा जहाज समंदर में उतर भी चुका था, भूलो मत। और अब बारी उन लोगों को चुने जाने की जो लोग इस जहाज के जरिए जाने वाले उस खोज पे, जो दुनिया के दूसरी तरफ है। उन्होंने ही पूरी दुनिया को पत्थर का बनाया था। तभी यूसी एक एक करके सबका नाम पुकारता है और वो कहता है जैसे मैं सबका नाम लूँ वो तुरंत आ जाए, ठीक है। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन तभी वो एक साथ सबका नाम बोलता तो वो सब आ जाते। लेकिन भाई साहब ये बंदा आगे जाने का नाम ले रहा था और अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि भाई मेरा नाम ले ले काश। और अफसोस की बात है कि इसका नाम भी ले लिया जाता है, गिनवू। लेकिन ये बोलता है क्या मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब वहाँ पर मैं कैसे जाऊँ भाई, मैं तो पहरेदार हूँ। तो फिर ठीक है, हम सब तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना और गाँव वालों का भी। जहाज चल चुका था गाँव से काफी दूर। तभी ये जिनू नीचे में छलांग मार देता है पानी में और कहता है मैं भी अपने मन की करूंगा, मैं भी ऋषि की तरह बनूंगा। जहाज काफी दूर था लेकिन ये बंदा तैरता ही जाता है। तभी सामने से ताइजू आ जाता है उसको मदद करने के लिए और वो उसे बचाकर सीधा बोट पे लेके निकल जाता है, बोले तो जहाज पे। और अब होगा हमारा यहाँ से उस इंसान को ढूंढने का दौर शुरू जिसने इस पूरी दुनिया को